सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो अलैंगिक जनन की विधियाँ हम बहुत सारी विधियाँ हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, उन सारे के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो कल हमने चैप्टर की शुरुआत की थी जिसमें हमने पढ़ा था जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। आज हम देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो चलिए अपन शुरुआत कर लेते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन तो हालांकि लिख दिए पहले, पर आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। वैसे अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? अलैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि भैया इसमें केवल एक जीव होगा और उस एक जीव से नया जीव बनेगा, साथ में इसमें कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि अलैंगिक जो जनन होता है उसमें कोई युग्मक गैमेट्स नहीं बनते। जैसे कि युग्मक होते दो, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है, तो उनका निर्माण नहीं होता है। इसके साथ में अलैंगिक जो जनन होता है वो एक प्रकार की सतत गुणन माध्यम होता है जिससे हम जल्दी जीव प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। और ये निम्नतम वर्ग जो होते हैं उसके जीवों में पाया जाता है, जो कि हम अब देखते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए, जो अलैंगिक जनन की विधियाँ होती है वो है टोटल 6। कितनी विधियाँ हैं? 6 विधियाँ है ना। तो इन 6 विधियों में पहली विधि है विखंडन। अब विखंडन जो होता है वो 2 टाइप की होती है, जिसमें एक आ जाएगा द्विखंडन और एक होगा बहुखंडन। इसके बाद सेकंड हो जाता है खंडन। दोस्तों यहाँ पर हालांकि आपने सुना होगा खंडन विखंडन एक ही होता है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि विखंडन और खंडन होता है उनमें फ़र्क होता है। अब फ़र्क क्या होगा वो हम आज समझेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी हो जाती है पुनरुद्भवन, इसको पुनर्जनन भी कह सकते हैं, ठीक है, पुनरुद्भवन। और चौथा हो जाता है मुकुलन, बडिंग वाली, है ना। इसके बाद पाँचवा हो जाता है बीजाणु समासंग, है ना, जो कि स्पोर बनेंगे, है ना। इसके बाद छठी हो जाएगी कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन होती है उसमें 2 आ जाएगी, एक प्राकृतिक द्वारा और एक कृत्रिम द्वारा होता है, और इसमें हम उत्तक संवर्धन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितनी विधियाँ हैं? 6 विधियाँ हैं अलैंगिक जनन की। अब समझिए ध्यान से, जो आपकी अलैंगिक जनन विधि होती है उसमें पहली विधि है अपन देखेंगे विखंडन। अब विखंडन में होता क्या है समझिए। इसमें एक कोशिका होती है वो टूट के, या एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिका बनाती है नई, तो उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। देखो मैंने शब्द क्या पकड़ा, इसको समझिए। एक कोशिका है, एक कोशिका वो क्या करती है? 2 या फिर 2 से अधिक कोशिका बनाती है, तो उसे हम कहते हैं विखंडन। और उसमें 2 प्रकार हैं, या तो द्विखंडन होगा या फिर बहुविखंडन। अगर 2 बनेगी, एक कोशिका से 2 बनेगी तो उसको कहते हैं द्विविखंडन, और अगर एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बने तो उसको अपन बोलते हैं बहुविखंडन। सबसे पहला हो जाएगा द्विविखंडन। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़िए विखंडन की। इस प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, ठीक है। आपका एक पेन है, उसको तोड़ दिया, 2 पेन में डिवाइड हो गया, है ना, हालांकि ये टूटेगा नहीं। हाँ, तो यहाँ पर बात आ जाती है द्विविखंडन क्या होता है। अब आप नाम से क्लियर है, द्विविखंडन मतलब क्या? एक कोशिका होती, उससे 2 कोशिका बनेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन को देखिए, जीव 2 कोशिका में विभाजित होता है तो उसे हम कहते हैं द्विविखंडन, और ऐसा होता है अमीबा और लेशमानिया में होता है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ जो संघ होता है उसके जीव होते हैं अमीबा और लेशमानिया। अब हम समझेंगे अमीबा में द्विविखंडन कैसा होता है, प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, अमीबा जो प्राणी होता है वो सूक्ष्मदर्शी प्राणी है, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है इस प्रकार से, बनाइए भैया, ठीक है। ये हमारे पास में अमीबा है, इसमें केंद्रक होता है, ओके। अब अमीबा जो होता है, अब समझिए ध्यान से एक बात, जब भी विखंडन होगा तो उसमें क्या होता है? जो केंद्रक होता है पहले विभाजित होता है, फिर बाद में भित्ति विभाजित होती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम आगे कैसा होगा। आगे देखिए, ये जो होता है वो थोड़ा मोटा होना स्टार्ट करेगा और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और ऐसा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जगह कम है तो थोड़ा जल्दी बना देता हूँ इसको, मतलब हालांकि ये प्रोसेस बहुत बड़ी होती है, पर इस प्रकार से ये केंद्रक आपका लंबा हो जाएगा इधर। फिर क्या होगा? केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। केंद्रक होता है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब भित्ति होती है वो बीच में से टूट जाएगी
और इससे आप लोग जानते हैं कितने कोशिका बन जाएगी, 2 कोशिका बन जाएगी। एक कोशिका मैं इधर बना देता हूँ और एक कोशिका इधर बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक आपका अमीबा हो जाएगा इधर छोटुआ सा, थोड़ा सा देखो अमीबा होता है ना, इसका जो आकार होता है निरंतर बदलता रहता है। इसमें एक आभासी पेयर बनते हैं जो कि आप आगे पढ़ोगे बड़ी क्लास में। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो अमीबा होता है इसकी एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, 2। तो इसको हम कहते हैं द्विविखंडन, ठीक है। अब समझते हैं बहुविखंडन क्या होता है। अब बहुविखंडन में क्या होता है समझना ध्यान से। एक कोशिका होती है, उससे बहुत सारी कोशिका बनेगी। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। पढ़िए इसको, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। और ऐसा होता है प्लाज्मेडिया में। किस में होता है, प्लाज्मेडिया में होता है। अब प्लाज्मेडिया में कैसा होगा देखिए, नीचे आपको दिखाई देगा भैया। प्लाज्मेडिया जो होता है वो इस आकृति का होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात है कि प्लाज्मेडिया जो होता है वो ऐसे तो नहीं टूट जाएगा भैया। इसका आकार कुछ इस प्रकार से है, जिसमें से एक बड़ी कोशिका है, ठीक है, ऐसी एक कोशिका है। अब ये प्लाज्मेडिया होता है वो विकसित होगा। विकसित का मतलब होता है थोड़ा सा अच्छा खासा विकसित हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और उसके बाद में ये बहुत सारी, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर डिवाइड होगा, जैसे डिवाइड होगा तो ये कैसी बन जाएगा, ऐसे। ये हमारे पास में ओके, मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारी कोशिका बन जाती है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने इस प्रकार से बनाया है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लाज्मेडिया में बहुविखंडन। प्लाज्मेडिया में बहुविखंडन। तो यहाँ पर आपने देखा कि विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, इसको द्विविखंडन कहते हैं। और एक कोशिका से अगर बहुत सारी कोशिका बनती है, इसको बहुविखंडन कहते हैं। देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सेकंड देखते हैं खंडन क्या होता है उसके बारे में। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकंड है खंडन। अब देखो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि खंडन क्या होता है। खंडन में क्या होता है कि पहले से बहुकोशिकीय प्राणी होता है। अब ये बहुकोशिकीय प्राणी होता है, बहुत सारी कोशिका होती है इसके अंदर। ये बहुकोशिकीय प्राणी क्या करता है, जो एक एक कोशिका होती है उसके खंड में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुकोशिकीय जीव होता है वो खंड में डिवाइड हो जाता है, खंडों में टूट जाता है। फिर क्या होगा, खंड में जैसे टूटेगा तो एक कोशिका अलग हो जाएगी। अब ये कोशिका वापस से विकसित होकर के बहुकोशिकीय वापस जीव का निर्माण करेगी, है ना। लेकिन आपने जस्ट आगे पढ़ा था, आगे क्या पढ़ा था, आगे आपने विखंडन पढ़ा था। उसमें एक कोशिका से या तो 2 कोशिका बन सकती है या फिर बहुत सारी कोशिका बन सकती है। लेकिन खंडन में क्या हो रहा है, खंडन में पहले से बहुकोशिकीय प्राणी है, वो खंड में डिवाइड हो जाता है, खंड में टूट जाता है, फिर एक नए जीव का निर्माण करता है। बस वही फ़र्क है, ठीक है। समझिए इस बात को। खंडन में क्या हो रहा है, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। और ये प्रोसेस होती है स्पाइरोगाइरा में। किस में होती है, स्पाइरोगाइरा में। देखते हैं हम, देखिए हमारे पास में स्पाइरोगाइरा होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये है स्पाइरोगाइरा। अगर आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हुए तो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। H पीस है, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकीय होता है। अब ये टूट जाता है और जैसे टूटेगा तो उसके खंड बन जाते हैं, ठीक है। माना कि पहला खंड है आपका ये रहा, और सेकंड हो जाएगा यस, ये बन जाता है स्पाइरोगाइरा में खंडन की प्रक्रिया। इसको हम कह सकते हैं
फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्पाइरोगाइरा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि स्पाइरोगाइरा में खंडन की प्रक्रिया। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर हम समझते हैं थर्ड है पुनरुद्भवन, जिसको हम कहते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन बहुत अच्छा वर्ड है, पुनर्जनन। हमारा पुनर्जनन नहीं होता भैया, यही तो कमी है, इसमें पुनर्जनन हो रहा है। अब ये देखिए ध्यान से, पुनर्जनन होता क्या है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में हम कहीं गिर जाते थे या फिर कहीं चोट लग जाती थी, चमड़ी टूट जाती थी और हफ्ते भर में वापस ठीक हो जाती थी। अब इसको हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कह सकते हैं, है ना। लेकिन आपने और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि चिपकली होती है ना। बचपन में क्या करते हैं, इसको पत्थर मारते थे या फिर लकड़ी मारते थे, तो इसकी पूँछ होती टूट जाती थी। अब पूँछ होती ऐसे ऐसे करती थी, ठीक है। तो हमको क्या लगता था कि उसका जो जीव होता है ना, मतलब इसकी जो जीव होता है वो पूँछ में होता है, और जो चिपकली होती है वो मर गई ऐसा लगता था। ठीक है, चिपकली हालांकि चुपके बैठी रहती थी, और जो आपकी पूँछ होती थी ना वो ऐसे ऐसे करती थी, तो हमको पता रहता है कि उसके पूँछ के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, पूँछ को ही मारते रहते थे, और जो इतने चिपकली होती है उतने में भाग जाती थी। ठीक है, और वापस क्या होता है, जो चिपकली होती है उसकी में पूँछ जो होगी वापस पुनरुद्भवन के माध्यम से वापस आ जाती थी। ठीक है, बंडी नहीं रहती थी। तो आपने 2 एग्जाम्पल से समझ लिया कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कारणवश किसी जीव का भाग टूट जाता है, ठीक है, भाग टूट जाता है, तो वो जीव क्या करता है, अपना जो टूटा हुआ भाग को वापस विकसित कर लेता है ना, बना लेता है। तो उसको अपन कहते हैं पुनरुद्भवन। लेकिन एक बात है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, इसमें जो पूँछ होती है वो नए चिपकली का निर्माण नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुनरुद्भवन में जो भी भाग टूटेगा वो एक नया जीव जैसा था वैसा बना देगा। जो टूटा हुआ वो बाकी जो भाग होता है उसको बना देगा। कैसे समझ रहे हैं, देखिए इसको एक बार पढ़िए पुनरुद्भवन को। इस प्रकार में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। और ये प्रक्रम होता है वो प्लेनेरिया और हाइड्रा होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो हालांकि आपको नीचे दिखेगा, मैं नीचे ही बना देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेनेरिया में किस प्रकार से पुनरुद्भवन होता है। तो प्लेनेरिया जो होता है वो ऐसा दिखता है, थोड़ा सा चित्र छोटा बना रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, दिखेगा नहीं आपको लोगों को। ठीक है, ये आपका प्लेनेरिया है, माना कि ठीक है, ये प्लेनेरिया है। अब प्लेनेरिया में आपको कहूँ कि हमने प्लेनेरिया, भाई साहब किसी कारणवश प्लेनेरिया का भाग टूट गए, 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। ठीक है, 3 भाग हो गए इसके। अब ये तीनों भाग क्या करेंगे, नए प्लेनेरिया का निर्माण करेंगे। ये अलग से टूटा हुआ भाग होता है वो पूरा प्लेनेरिया बना देगा, ये भी बना देगा, ये भी बना देगा। कैसे देखते हैं हम, 3 नए बनेंगे। वो टिटुआ बन गया तो छोटा भैया, बहुत छोटा टिटुआ बन गया। अगर कोई भी जीव होता है उसका भाग अगर टूट जाता है किसी कारणवश, तो वो क्या करता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, टूटा हुआ भाग, जो बाकी टूट गया भाग, उसका नया निर्माण कर लेता है, वो पुनर्वापस जन्म ले लेता है, पुनर्जन्म, है ना। ये किसका है, प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, ओके, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। अब देखते हैं हाइड्रा में किस प्रकार से होता है। ये हमारे पास में हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा है, इसके यहाँ पर स्पष्ट पाए जाते हैं। किसी कारणवश हाइड्रा होता है वो 3 भागों में बट गया, टूट गया, है ना, किसी ने मार दिया लकड़ी वगड़ी, तो ये टूटेगा। तो ये इसका आगे वाला भाग, सिर वाला, ये इसका बीच वाला भाग, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है ना, प्लेनेरिया जैसा, लेकिन ये अलग होता है। ये इसका नीचे वाला भाग, ठीक है, टूट गया इसके 3 भागों में। अब ये तीनों भाग क्या करेंगे, नए हाइड्रे का निर्माण करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर बनते ऐसा ही है जैसा पहले आपने लिया था वैसा, लेकिन 3 बना रहा हूँ संख्या में, तो आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, मछली जैसे बन गए। तो ओके, ये क्या है हमारे पास में, हाइड्रा। हाइड्रा में
पुनरुद्भवन। तो दोस्तों यहाँ पर पुनरुद्भवन वाला 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। यानी कि क्या होता है, जीव होता है, किसी कारण से अगर टूट जाता है तो वो जो भाग टूटा हुआ भाग होता है और जो टूट गया ना, रह गया, इंसान में टूट गया, तो मतलब जो भी भाग टूट जाता है वो नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। 2 और करते हैं लास्ट, इसके बाद ख़त्म करते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला, जो कि है चौथा मुकुलन एंड 5वां है बीजाणु समासंग, और 1 बच जाता है लास्ट कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन में उत्तक संवर्धन क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन दोनों के बारे में। देखिए, अगर मैं मुकुलन की बात करूंगा, बर्डिंग की बात करूंगा, तो इसमें होता क्या है, कुछ जीव होते हैं उसमें छोटा सा भाग निकलता है, अपनी जो जनक होती है, मात्र कोशिका होती है, उससे छोटा सा भाग निकलता है। वो भाग धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होते फिर क्या हो जाएगा, विकसित होकर के नीचे गिर जाएगा, तो वो फिर नए जीव का निर्माण करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इसकी डेफिनेशन, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार, ठीक है, ये उभार लिखा है, उमार मत बोलना भैया, उभार है, उभार उत्पन्न होता है जिसे हम मुकुल या फिर बड़ कहते हैं ना, बड़ कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे यानी छोटा सा होगा, नन्हा, पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। पहला नन्हा होगा, फिर बाद में पूर्ण जीव में विकसित हो जाएगा, तथा बाद में यह जनक यानी कि अपने जो माता होती है उससे अलग हो जाता है ना, माता नहीं कह सकते, मात्र कोशिका होती है, अलग हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है, बाद में एक नए जीव का निर्माण करता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलती है। ईस्ट को हम खमीर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हाइड्रा में किस प्रकार से मुकुल बनता है। हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल आगे देखा भी है। हाइड्रा कैसा होता है भैया, ऐसा होता है, हाइड्रा ऐसा होता है ना, ये हाइड्रा है। अब इस हाइड्रा में छोटा सा नन्हा सा इधर क्या निकलता है, बर्ड निकलता है। ठीक है, ये धीरे धीरे वृद्धि करेगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रा है, ये थोड़ा सा वृद्धि किया भैया, इतना गया। ओके, इसको क्या नाम देते हैं हम, बर्ड या फिर मुकुल, हिंदी में कहते हैं मुकुल। ओके, फिर वो बड़ा होगा, उसके जैसा ही बनेगा, फिर वो अपनी मात्र कोशिका जनक से अलग हो जाएगा, बड़ा होके, और फिर नए 2 जीव का निर्माण करेगा। एक्चुअली एक जीव ही बनेगा, क्योंकि वो तो पहले से है हाइड्रा, तो ये हाइड्रा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ये क्या हुआ, हाइड्रा में मुकुलन की प्रोसेस। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं हाइड्रा में। अब देखते हैं हम 5वां बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके तंतुओं पर एक कह सकते हैं स्पोर पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जीव होते हैं जिनके तंतु पर, जैसे मेरा बाल है ना, बाल के ऊपर गोलाकार में भित्ति होगी, वो गोलाकार की संरचना में बीजाणु पाए जाएंगे। वो बीजाणु क्या होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उसको उस धानी से वो बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकल आने के बाद जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब अंकुरण करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि चना होता है, वो जब उसकी ऋतु आती है तो वो क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, या हम भिगो के रखते हैं तो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है ना, छोटा सा वो निकल जाता है, तो फिर वापस में बड़ा होकर क्या बनाता है, पौधा बनाता है। वैसे यहाँ पर पौधा नहीं है भैया, यहाँ पर जीव है। ठीक है, तो यहाँ पर बीजाणु होते हैं, वो विकसित होगा, और विकसित होकर फिर नए को जीव का निर्माण करेगा। तो ये होता है बीजाणु समासंग। देखते हैं इसमें क्या डेफिनेशन है। कुछ जीवों के जो तंतु है, कुछ जीव होते हैं उसके तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी, देखो बीजाणुधानी का मतलब क्या होता है, बीजाणु को धारण करने वाली बीजाणुधानी, ठीक है, बनती हैं, जिनमें बीजाणु होते हैं, बिल्कुल स्पोर होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है, बीजाणु होते हुए गोल संरचना होती हैं, जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है, यानी कि मोटी भित्ति से सुरक्षित होती है। अनुकूल परिस्थितियाँ, अब अनुकूल परिस्थितियाँ आपको मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, वो अनुकूल परिस्थितियों में मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। जब उसको अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, जो उसके लायक परिस्थिति आ जाएगी वातावरण में, तो वो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, और फिर क्या करेगा, एक जीव का निर्माण करेगा।
इसमें एग्जाम्पल आ जाता है राइजोपस। अब राइजोपस में ये बीजाणु समासंग कैसा होता है हम देखते हैं। देखिए राइजोपस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें राइजोइड्स निकले होते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे क्या होते हैं, तंतु होते हैं, ठीक है। ये जो तंतु होते हैं उसके ऊपर पाए जाते हैं बीजाणुधानी, और इस धानी को मैं फूटी हुई बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें से स्पोर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो स्पोर थे वो बाहर निकल गए, और इसके अंदर तो हैं भाई स्पोर। हाँ, इसको हम कहते हैं राइजोइड, राइजोइड, ठीक है। और इसको कहते हैं बीजाणुधानी, और ये जो बाहर निकले उसको अपन क्या कहते हैं, स्पोर या फिर बीजाणु कह सकते हैं, बीजाणु कहते हैं, ठीक है। तो वे फिर बाहर आएंगे, फिर बाहर आने के बाद अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, ये स्पोर होंगे, वापस एक राइजोपस का निर्माण करेंगे। तो ये राइजोपस में कौन सी क्रिया हो रही है, बीजाणु समासंग की क्रिया हो रही है, बीजाणु समासंग की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये था 5वां लास्ट। अब एक बच गया है तो इसको एक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो अलग है इसलिए, ठीक है। अलग तो नहीं है, हालांकि इसी का ही है पार्ट 2, पर वो थोड़ा बड़ा है, जिसमें उत्तक संवर्धन वगैरह हम पढ़ेंगे, तो वो कल वीडियो में आ जाएगा। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, और बाकी नोट्स बना लीजिए। और दोस्तों जो भी देख रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, अपने क्लासमेट्स होते हैं, उसमें शेयर कीजिए वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना, ताकि आपको जो भी वीडियो डालूंगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।